चलिए जी, तो आप लोग शांति हो जाइए। और सबसे पहले आपको, आप सभी को और आपके परिवार वालों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई कोई रहे, भारत की है तो वो खासियत है, यहाँ के पर्व भी रंग बिरंगा है। ले आज ईद मुसलमानों का है, हम लोग के लिए भी है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारे सबके लिए है। वो हमारे होली दिवाली में आए, हम उसको ईद में जाए। आज जाना है, इनविटेशन में खाना है ईद में। अगर तुमको इनविटेशन नहीं मिला है तो तुमको नहीं जाना है, हमको मिला है। देखो उधर सोनू के मिला है, सर्दी है, उसको जाएगा, खाएगा, मनाएंगे ईद। हमारी छठ होगा तो उनको बुला लेंगे, हमारे यहाँ खा लेंगे, क्या ठीक है। तो ईद के सबके शुभकामना। और उसके बाद अब क्लास शुरू किया जाए। थोड़ा सा इसमें बच क्या गया था हम लोगों को, समाजवाद एवं साम्यवाद जो पढ़ रहे थे उसको मैं बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी देर के क्लास है। चलो देखो, तो समाजवाद एवं साम्यवाद के हम लोग आज चौथा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रूस के क्रांति के बाद का हुआ जो नई आर्थिक नीति है। शुरू से हम लोग अगर देखें तो क्या क्या पढ़े। सबसे पहले समाजवाद के बारे में पढ़े। समाजवादी जो बंटते थे दो भाग में, एक वैज्ञानिक समाजवाद और यूटोपियन समाजवाद, उसको पढ़े। यूटोपियन में कौन कौन आता था उसको पढ़े, वैज्ञानिक में कौन है उसको पढ़े। एक बात याद रखना, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, किताब के पीछे ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद हम लोग रूस के क्रांति के कारण पढ़े। फिर रूस के क्रांति में, या जिसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, उसमें लेनिन की क्या भूमिका थी उसको पढ़े। आज का जो टॉपिक, उसके बाद हम लोग जो पढ़े थे उसमें यहीं तक शायद था ना, 3 क्लास में यही 3 चीज था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, लेनिन का जो नई आर्थिक नीति आया था, नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको पढ़ेंगे। रूस के क्रांति के दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा उसको पढ़ेंगे। और थोड़ा सा 2-4 पॉइंट है जहां से सवाल बनता है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो आज हम इसको खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नई आर्थिक नीति। हम बताए थे पिछले क्लास में कि लेनिन की नीति के कारण वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई थी। गड़बड़ी ये कि किसानों पे टैक्स बहुत ज्यादा लाद दिया गया था, और किसान अपना खेत के फसल जलाने को तैयार थे, लेकिन उतना टैक्स भरने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण रूस में भूखमरी के स्थिति भी बन गई थी, अकाल भी पड़ गया था। और तब इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति लाया, नेप, ठीक, एक कुछ नियम कानून बनाए जिसको नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर लेनिन के नई आर्थिक नीति में क्या क्या चीजें थी। ठीक, देखो, लेनिन के बारे में कहा जाता है कि यह एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। सिर्फ स्वप्न देखने वाला व्यक्ति नहीं था, सपना नहीं देखता था कि ऐसे ऐसे हो, बल्कि उसको वो काम करने वाला था। वो वर्तमान परिस्थितियों को समझता था और उसके अनुसार वो उसमें बदलाव भी करने वाला था। ठीक, उसने जब ये देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि टाटस्की चाहता था, इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। देखो, रूस अभी नया नया बना है, पहला बार सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता आया है। ठीक, 17 से 21 हो रहा है, अभी 4 साल के अंतर है। तो एकाएक पूरे तरह से रूस को समाजवादी बना देना संभव चीज नहीं था। समाजवादी बताए हैं क्या होता है, जहाँ सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो। तो एकाएक ये चीज बनाना संभव चीज नहीं था। उस टाइम पे लोग पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। तो लेनिन इस चीज को समझता है। ट्राटस्की चाहता था, जो इसका विदेश मंत्री था, वो चाहता था कि पूरे रूस में एक ही बार समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जाए। इसके लिए ना तो देश के पूरा जनता तैयार था,
उतना लेवल तक है, और नहीं उस टाइम के परिस्थिति के अनुसार दुनिया से लड़ना उसके लिए संभव था। मान लीजिए पूरी तरह समाजवादी बनेगा तो पूंजीवादी देश तो उससे आक्रमण करिए देगा, उससे तो लड़ाई छिड़ ही जाएगा, ठीक। और आगे ये लड़ाई होगा भी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद रूस में और अमेरिका में एक युद्ध छिड़ेगा जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध के यहाँ वर्णन मिलेगा थोड़ा सा खाली, ठीक। शीत युद्ध, कोल्ड वार, ये 1945 से 1991 तक चला था। एक ऐसा युद्ध जिसमें कभी भी हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया, बातों से लड़ाई होता था। जैसे मम्मी चाची हम निकल रहा थे ना, झांकुरा झांकुरी कहियो ना होगे ना, कभी नहीं करेगी सर। इतना वो करा वो गाली देगी, इतना उतना वो गाली देगी, उसमें पिसा जाते हैं हम लोग। हम अन्य की गाली सुनना पड़ता है, एक दूसरे के भी नहीं देगी कि तुमको कुछ हो जाए ना, तुमको हो जाएगा तो लड़ेंगे केकरा से। दोनों अपने आप को सिक्योर रहेंगे। अब बाकियों का से रिलेटेड जितना भी रिलेशन में आता है, बेटा हो, पति हो, मायके के जितना भी हो, सब का धर न्योत, ठीक। तो शीत युद्ध बिल्कुल उसी प्रकार के था। तो शीत युद्ध का और वर्णन आएगा तो बताएंगे, थोड़ा सा वर्णन है आगे। तो देखो टाटास्की क्या करता है, पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू वो नहीं करता है, और यहाँ पे उसको मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कुछ समझौता करना पड़ा। मार्क्सवाद तो पूरी तरह से पूंजीवाद को खत्म करना चाहता था, तो लेनिन पूरी तरह से खत्म कर रहा था ना मार्क्सवाद के विचार को, पूरी तरह से उतरता खड़ा। लेकिन ये कहा कि आप चीजों को समझा, परिस्थिति को समझा, कहा कि अभी ये इतना तैयार नहीं है कि हम पूरा लागू कर दें, तो वो कुछ हद तक रोक छोड़ देता है, पूरे तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं करता है, ठीक। लेनिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में कुछ बातें दी गई थी, जैसे कि पहला चीज में क्या था, किसान से, क्योंकि किसाने ने अनाज जला रहा था, पहले उसी के लिए काम किया गया। क्या किया गया, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। पहला समस्या था, किसान से बहुत ज्यादा अनाज टैक्स में लिया जा रहा था, इस वजह से वो लोग अपना फसल जला दे रहे थे। तो नियम बनाया कि आपसे हम अनाज नहीं लेंगे, टैक्स लेंगे कि इतना आपको टैक्स देना है निश्चित रूप में, उसके बाद जो भी है वो आपका है। अब वो पैसा के रूप में लेवे, मुख्य रूप से वही था, ठीक। तो अनाज नहीं लिया, उसके जगह पर एक निश्चित टैक्स लगा दिया कि इतना हम आपसे लेंगे। जैसे हम लोग के भी टैक्स लिया जाता है खेत के, जो रसीद कटवाते हैं खेत के, कि सालाना रसीद कटवाए, आप उसमें जो कीजिए, जो उपजाना है उपजाइए, जितना उपजा आप रखिए, हमको खेत के सालाना इतना टैक्स चाहिए। तो जमीन के कर देते ना है, सालाना खेत के रसीद कटवाते ना है कि हमारे खेत है, तो वो टैक्स हो गया, वो तो अलग चीज है, उसमें हमको थोड़े पढ़ना है, घूस ले रहा है तो क्या करें, हम ब्लॉक में ना जाते हैं, जानते हैं वहां पर बिना पैसा के कुछ न होता है। एगो तुमको जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना हो, स्थानीय प्रमाण पत्र जो भी आवासीय से बनाना हो, उसके लिए भी 100-200 तुमको घूस देना पड़ेगा, तभी बनेगा, ना तो दौड़ते रहो। ओका से ज्यादा के तो तेल टाइम बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी से जा रहा है तो तेल जड़ेगा ना जी, रोज टाइम बर्बाद करके जाएगा ना काम छोड़ के, लेकिन बिना पैसा अंततः थोड़ा पैसा देना ही पड़ेगा। थित्थर होता है वो सब, भिखमंगो ले गेल बहाय, ठीक। भिखमंगा तो एक आध बार ना दो तो चलो, जो भिखमंगो ले गेल बहाय, भले कुर्सी पर बैठल, बिना पैसा के ब्लॉक में काम ही नहीं होता है। ना कोई बताओ ऐसा व्यक्ति जो बिना पैसा के ब्लॉक में काम करवाइले, घूस देले बिना। मामा क्या करते हैं, बार बार जाई तू बिया के दे दिया, नहीं तो बिना पैसा के कोई काम ना। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है, तब सुविधा है, ये सब जाति आवासी सब बनाना है, ये सब ब्लॉक में जाते हैं। यहाँ देखो तो एक निश्चित कर लगा दिया गया कि इतने हम आपसे लेंगे, जो भी बचा हुआ है वो किसान के था, और किसान चाहे तो उसका अपना मन चाहा इस्तेमाल कर सकता था, जैसे हमने भी आज है, ठीक। उस तरह से एक निश्चित रूप में हमको दे दो, बाकी अपना जो करना तुम अपना करो। इसमें यह भी सिद्धांत बनाया गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में वो किसका होगा,
किसान के। जैसे आज हमनी के देखो तो ये दो चीज हम लोगों पर लागू होता है, रूस वाला, ये चीज भी हमारे देश में लागू होता है और ये चीज भी लागू होता है। वास्तव में जमीन सरकार की ही है, लेकिन दिखाया गया है कि हमने उसके मालिक है, लेकिन असल में मालिक कौन है उसका, ये है। लेकिन मालिक के रूप में हम काम कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा जमीन हमारा होना चाहिए। सरकार तो उस पर कोई भी काम कर लेती है, सड़क पास करना हो, रेलवे बनाना हो, एयरपोर्ट बनाना हो, करती ना है, मुआवजा देती है आपको और वो ले लेती है। हमारा संपत्ति अगर रहता पूरे तरह से तो मेरे अधिकार में होता, हम कहते तब लेता, लेकिन वो ले लेता है, आपको इन्फॉर्म कर देता है, आपका घर और सब तोड़ देगा, सबके बदले आपको मुआवजा देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके पूरे संपत्ति का मालिक कौन है, सरकार है, ठीक। लेकिन हम लोग को मालिक बनाया गया है कि आप रहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वह हम यूज करेंगे। राष्ट्रीय हित में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रूस में ये चीज किया गया। उसके बाद जहां पे भी 20 से कम कर्मचारी थे उनको तो प्राइवेट छोड़ दिया गया। अब 20 से जहां भी अधिक कर्मचारी थे उन सभी फैक्ट्रियों को, उद्योगों को सरकार अपने नियंत्रण में ले लिया। कहाँ, रूस में। ये यहां से एक चीज किया है अंडरलाइन, ये वाला नई आर्थिक नीति कब आया था, ये एकदम MBBI, इसको अंडरलाइन करो, छूट गया था, ठीक। नई आर्थिक नीति कब आया था, 1921 में, उसको अंडरलाइन करो। लेनिन ना, तो यहीं पे ये हेडलाइन है ना, यहीं पे लिख लो ये 1921 है, यहीं पे कर दो लेनिन, हो गया। इतने बात याद रखना है, ठीक। इसको बोलते क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, किताब में इसे लिखल होगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में नेप कहते हैं। अब देखो नई आर्थिक नीति को तुमको ऐसे दे देगा। रूस में नेप कौन लाया था, ऐसे दे दिया था, इसको शॉर्ट में नेप बोला जाता है। अब तो कहा कि ये कहाँ से पूछ चैप्टर है ना, पता चल रहा है, नेप तो कहीं पढ़वे नहीं किए हैं, नेप पढ़े हुए, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, ठीक। यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ तो 20 से कम जितने भी कर्मचारी वाला उद्योग था उसको प्राइवेट छोड़ दिया गया और बाकी जो है वो सरकार अपने कंट्रोल में ले लिया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दिया गया, अलग अलग इकाई करके इस पे काम करेगा। विकेंद्रीकरण मतलब बांट दिया ऐसे ऐसे करके, जैसे हमारे यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ठीक। हमारे यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण है, सत्ता को क्या कर दिया गया है, लोगों के बीच बांट दिया गया है। वैसे ही यहाँ भी उद्योगों का क्या कर दिया गया था, विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सबको जोड़ के एक व्यक्ति यानी एक के किसी के केंद्र में ले लेना है। जैसे मान लो हमारा केंद्र सरकार है, सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा सत्ता उसके कंट्रोल में आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। मान लो खाली केंद्र सरकार रहे, बाकी सरकार ये सब खत्म, तो कहेंगे केंद्रीकरण हो गया। और अभी के देखो तो क्या है, सब सत्ता के बंटवारा है, सरकार के 3 गो स्तर, सरकार के 3 गो अंग, ऐसे करके क्या किया गया है, बांट दिया गया है। ये तो 7वें से पढ़ते आ रहा है सरकार के अंग के बारे में, न पढ़ा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न पढ़ा है स्थानीय सरकार है, फिर राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, एगो स्तर हो गया, एगो अंग हो गया, ये पढ़ना है, ठीक करेंगे। राजनीति के दूसरा चैप्टर में पूछा जाता है कि क्षैतिज सत्ता विभाजन का होता है और ऊर्ध्वाधर का होता है, उसमें बताएंगे कि कौन ऊर्ध्वाधर और कौन क्षैतिज, ठीक, यही दोनों आता है उसमें, अगला चैप्टर में है। देखो यहाँ पे तो समझ गया, यहाँ क्या किया गया, उद्योगों का विकेंद्रीकरण यानी बांट दिया गया, लोगों के बीच ऐसे करके विभाजन कर दिया गया। आगे देखो, विदेशी पूंजी को भी यहाँ पे निमंत्रण दिया गया, लेकिन एक सीमित तौर पर, ज्यादा नहीं, सीमित तौर पर विदेशी पूंजी को भी बुलाया गया कि आप आइए मेरे देश में, उद्योग वगैरह जो भी लगाना है वो लगाइए, लेकिन ज्यादा नहीं रखा, मिला के रखा। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, ये चीज भी किया गया। और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर बैंक भी खोला गया और ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। जो ट्रेड यूनियन था उसको भी यहाँ पे
खत्म कर दिया गया। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, यूनियन मतलब संघ, तो व्यापारिक संघ के जो सदस्यता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसमें तुमको यही रहेगा, पूछ दे तुमसे कि लेनिन का न्यू आर्थिक नीति क्या था। इसमें से 3, 4, 5 पॉइंट जो भी याद आ रहा है कम से कम उसको लिखना है। छोटा वाला याद है वही लिखो, बड़ा वाला है वो भी लिखो, कम से कम 4-5 पॉइंट लिखना है। आगे देखिए अब यहाँ पे लेनिन तो ये नई आर्थिक नीति लेके आ गया, काका उसमें था ये भी देख लिए। अब उसके बाद का हुआ, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही रूस में वो देखो। इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया, फिर से उसको बढ़ाया, उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में असातित्य वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे जब नई आर्थिक नीति आया तो लोगों को जो समस्याएं थी उसको खत्म कर दिया। तो उत्पादन में क्या हुआ, मुख्य रूप से नई आर्थिक नीति आने से उत्पादन में वृद्धि हो गया, उद्योग क्षेत्र में भी और कृषि क्षेत्र में भी, दोनों जगह बढ़ा। लेकिन लेनिन के इस नीति का आलोचना भी किया जाता है। जो भी कुछ सुधार किया था, तो दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को पसंद आता तो उसका बड़ाई करेंगे, जिसको ना पसंद आता वो उसका बुराई करता है, आलोचना करता है। आलोचना जब किया गया तो लेनिन ने इसका एक जवाब दिया। वो जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटते हैं फिर भी तो हम 2 कदम आगे ही ना है। मान लो हम पहले वाला जो सिद्धांत बनाए थे, जो नियम लागू किए थे, उससे हम 3 कदम आगे जाते हैं, और इस वाला जो मतलब कि जो भी विकास की प्रक्रिया थी वो तेजी से जा रहा था। दूसरा वाला मान लो नियम हम बनाए, इस वजह से विकास की प्रक्रिया धीमी हो गई, लेकिन विकास तो कर रहे हैं। तो 3 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे जाएंगे तो लोग तो ये कहेगा कि 1 कदम ही पीछे हट गया, आलोचना होगी। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि पीछे 1 कदम हो के भी 2 कदम आगे, हम यहाँ से 3 कदम ऐसे चले, 1, 2, 3 यहाँ तक आए हुए हैं। कुछ मजबूरी की वजह से हमको 1 पीछे हटना पड़ा। इसे तुम लोगों को तो ये लगा कि मास्टर हार गया, पीछे हट गया, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि अभी भी हम 2 कदम पहले से आगे हैं। जब समस्याएं खत्म होगी तो हमको यहाँ से अब बढ़ना है, 2 कदम पहले से हम क्या हैं, आगे बढ़े हुए हैं। तो ये जवाब कौन दिया था, लेनिन। किसको, जो भी इसके आलोचक थे उसको। अब 1924 में, इसको अंडरलाइन करो, लेनिन की हो जाती है मृत्यु। और लेनिन की मृत्यु हुआ, ये रूस के इतिहास के लिए बहुत बड़ा एक घटना था, क्योंकि सवाल अब ये था कि लेनिन के जगह कौन लेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ठीक, और इस बात को लेकर के वहां पे अलग अलग समूह के नेताओं के बीच सत्ता के यहाँ पे बंटवारा लगी, हो गया लोगों में लड़ाई शुरू। ये वाला ग्रुप चला कि हम आ जाएं, कोई भी राज्य में या देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जब उसकी मृत्यु होती है, सत्ता को लेकर के बहुत बड़ा वो चैलेंज होता है कि कौन बनेगा। एक तो चलते रहे वंशानुगत अभी तक कि मुख्यमंत्री मरा है तो बेटे मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन हम लोग ना देखते हैं उसके अंदर बनने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं चलते रहती है, कैसे बनेगा, कौन बनेगा, क्या बनेगा, एक लंबा प्रक्रिया होता है। ठीक, यहाँ भी एक चीज को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया कि आखिर अब लेनिन के जगह लेगा कौन। अलग अलग राजनीतिक समूहों में इस बात की होड़ लग गई, वो चाह रहा है कि हम आ जाए सत्ता में, वो चाह रहा है कि हम आ जाए, वो चाह रहा है कि हम आ जाए। ठीक, इस संघर्ष में अगर कोई जीता तो उस व्यक्ति का नाम है स्टालिन। तस्वीर दिया गया तुम लोग किताब में, हमको यहाँ लगाने के लिए याद नहीं रहा। ठीक, स्टालिन। अब यहाँ पे याद रखना ये चीज कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, स्टालिन बना। ठीक, क्योंकि इस संघर्ष में जीता कौन, स्टालिन। ठीक, जैसे ही यहाँ पे स्टालिन बना, सबसे पहले ट्राटस्की को भगाया। कब, 1929 में, अंडरलाइन करते जा। ट्राटस्की को 1929 में देश से निकाल दिया गया, क्योंकि ये लेनिन का विदेश मंत्री था। ठीक, स्टालिन का विचारधारा एक तरह से देखो तो लेनिन से अलग था। इसको एक तरह से रूस के इतिहास में तानाशाह माना जाता है, लेकिन इसका कुछ अच्छा प्रभाव भी रूस में पड़ा। इसने एक नया काम किया था, इसने पंचवर्षीय योजना लाया। दुनिया में पहला बार रूस ऐसा देश है और स्टालिन वो व्यक्ति है जिसने पंचवर्षीय योजना लाया।
यानी 5 साल का टारगेट बनाया कि 5 साल में हमको रूस में ये सारी चीजें प्राप्त कर लेनी है, और अपने मृत्यु से पहले ये टोटल 3 गो पंचवर्षीय योजना लेके आया। और 3 पंचवर्षीय योजना के फायदा ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आते आते देखो तो दुनिया में 2 गो शक्तिशाली देश बचा हुआ था, एगो अमेरिका, एगो रूस। और रूस के जो शक्तिशाली बना हुआ था उसके पीछे इसका योगदान था, इसके पंचवर्षीय योजना के। लेनिन के तो है ही है, लेकिन जो इसकी आलोचना की, अब लेनिन का टॉपिक खत्म हो गया। लेनिन का टॉपिक है, लेनिन तो मर गया, खत्म। अब इसके टॉपिक बना है तो इसके योग्यता को नाम पढ़ेंगे, इसका क्या उपलब्धि रहा उसको ना देखेंगे। लेनिन का तो बहुत बड़ा उपलब्धि है कि वो बना के दिया, तब जाके इसको आगे ही बढ़ाया। ठीक, तो देखो, तो स्टालिन विजय हुआ। जैसे ये विजय होता है, ट्राटस्की को देश से 1929 में निर्वासित कर दिया जाता है। उसके बाद 30 के दशक में, यानी 1930 से 1940 के बीच में बात करूं तो इस टाइम पे क्या करता है स्टालिन, उन सभी नेताओं को खत्म कर देता है जो क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबको खत्म, गायब कर दिया। ठीक, इसलिए इसको तानाशाही बोला जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता खत्म। जो आपको लोकतंत्र में मिला था आजादी, है भाषण को और प्रेस को जो मिला था छापने को, क्या कर दिया था स्टालिन, खत्म। स्टालिन को लौह पुरुष भी कहा जाता है। देखो भारतीय भवन वाला किताब में लिखा हुआ है, लौह पुरुष लिखा हुआ। स्टालिन के अर्थ होता है लोहे वाला पुरुष, एक तरह से लौह पुरुष भी इसको कहा जाता है। आगे देखो, पार्टी के अंदर भी मतभेद थे। फौलादी है ना, तो फौलादी के क्या कहल जाए ना, फौलाद वाला जिगर, फौलादी जिगर है, लोहे के जिगर है, उसी के अर्थ में है। देखो यहाँ पे जिस पार्टी में ये था, पार्टी के अंदर भी कई सारे मतभेद थे, कहा कि वो बर्दाश्त न होगा। अगर पार्टी के अंदर भी हमारा सरकार को लेकर के कोई मतभेद है तो तुमको भी बख्शा नहीं जाएगा। जो हम कह रहे हैं से सुनो। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। कम्युनिस्ट पार्टी कौन? वही बोल्शेविक दल। बोल्शेविक दल के नाम बदल के लेनिन क्या कर दिया था? साम्यवादी दल। साम्यवादी दल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट। जिसका महासचिव सबसे ऊपर में कौन है? स्टालिन। 1953 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? ये पूरा लाइन अंडरलाइन कीजिए। हो सकता है सवाल पूछे स्टालिन किस पार्टी का महासचिव था, तो किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल कहो, एक ही बात है। ठीक। हाँ, तो खत्म ना हो गया, तो अध्यक्ष तो ये था। अब वो मारा तब यही ना आएगा, कोई तो बनेगा ना उसके जगह। ठीक। अब देखो यदि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो उसको तुमको सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तुम याद रखना कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक। और जब ना समझ में आए, साम्यवादी दल नहीं याद किए, कम्युनिस्ट पार्टी याद किए, तो आपको नीचे अंग्रेजी लिखा हुआ क्वेश्चन आता है, और वहां पे ऊपर अगर साम्यवादी दल है तो नीचे कम्युनिस्ट पार्टी ही लिखेगा। आप अगर हिंदी याद करके गए हैं तो क्या करेगा? ऊपर भी ऑप्शन में क्या दे दिया? कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे लिख दिया, और नीचे इसको अंग्रेजी में लिख दिया COUM ऐसा करके। तो आप साम्यवादी दल से नहीं पकड़ पाइएगा, लेकिन आपको कम्युनिस्ट पार्टी याद है और ऊपर लिख दिया साम्यवादी दल, ना समझ में आ रहा है, लेकिन नीचे अंग्रेजी वाला से तो पकड़ लेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक। तो ये सब कुछ याद रखना है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा फंसा देता है, एक आध दो क्वेश्चन देके इसे फंसा देता है और सीध दे देगा। ठीक। अब इधर देखो, इन घटनाओं का सोवियत संघ पर में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कहीं से भी ये समाजवादी जो सिद्धांत था उसके अनुसार ये नहीं था, बल्कि उसके विपरीत ये था। इसमें ऐसी विशेषताएं उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्शों के विपरीत था। वो मार्क्सवाद के विचार के अनुसार नहीं था, जो क्रांति किया गया था उस क्रांति के अनुसार ये चीजें नहीं हो रही थी। स्वतंत्रता के सीमित हो जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर भी यहाँ पे
उल्टा प्रभाव पड़ा, विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये तो सब आजादी छीन लिया था प्रेस को और भाषण ये सब के, तो कुछ इसका बुरा प्रभाव भी रूस पे पड़ा, इसीलिए इसको तानाशाही कहा जाता है स्टालिन को, समझा। अब आगे देखो क्या होता है, परंतु ये सब तो इसको कहा गया स्टालिन के कि ये तानाशाही है, देखो तो सब खराब काम है, लेकिन दूसरे तरफ देखो इसका फायदा क्या हो रहा है। दूसरे स्टालिन को यहाँ पे अथक प्रयास रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया, बहुत बड़ा योगदान था इसको रूस को शक्तिशाली बनाने में, ठीक। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई, बहुत विकसित किया। योजना कौन लेकर आया था? स्टालिन, ठीक ना। लगभग 1929 में ही पहला पंचवर्षीय योजना ही लाया था, 29 में ही था ना। 15 साल जोड़ो तो कहाँ जाता है, 15 साल में कहाँ जाएगा, 44 44 हो जाना, 44 हो रहा है ना, 34 10 44 54 में मृत्यु हुआ था। 3 पंचवर्षीय योजना की एक बात है कि 3 को लेकर आया था, और इस 3 पंचवर्षीय योजना सब एक सक्सेसफुल रहा, और यहाँ पे औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, आधुनिक तरीके से खेती करने का यहाँ पे शुरुआत किया गया, विज्ञान की भी उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा था, दुनिया के लोग इसको मानने के लिए तैयार हो गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जो भी सम्मेलन होता था तो मुख्य रूप से उस टाइम पे शक्तिशाली देश में अमेरिका ब्रिटेन था, तो अमेरिका के यहाँ पे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के चर्चिल हर मीटिंग में शामिल होगा, क्योंकि शक्तिशाली है। उसमें एक और व्यक्ति बैठता था, उसका नाम था स्टालिन। तो अभी कहा द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला है? 1945 तक, और ये मरेगा कब? 1944 तक। तो 1939 से 45 के बीच जो भी इन देशों के बीच सम्मेलन हुए, जो भी मीटिंग्स हुए, जो भी बैठक हुई, उसमें तीनों व्यक्ति को देखा जाता था, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। तो स्टालिन की शक्ति तुम यही समझ सकते हो कि कितना था, कि हर मीटिंग में इसको अमेरिका और ब्रिटेन के लेवल पर रखा जाता था, इसको बुलाया जाता था। इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व के महान शक्तिशाली देश बन गया था। 30 साल पीछे जाके देखो तो स्थिति एकदम खराब था, आंदोलन कर रहा है लोग, क्रांति करने में लगल है, भूखमरी, अकाल, कई सारी समस्याएं थे लेनिन के टाइम पे भी और लेनिन के पहले भी, जब जार था तब भी। और ये 30 साल के अंदर में दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक बना दिया, किसको? रूस को। इसमें बहुत बड़ा भूमिका किसका रहा? स्टालिन का, ठीक। तो एक तरफ इसको तानाशाही भी कहा जाता है, दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है। और वहां की मेहनत कश जनता में क्रांति ने अस्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली, तो ये सारी चीजें इसमें बदलाव हुआ। अब ये जो क्रांति हुआ, पूरा क्रांति तुमको यही पढ़ना था स्टालिन तक, ठीक। स्टालिन के बाद के जो कहानी है वो आप लोग पढ़िएगा 12th में, जब शीत युद्ध पढ़िएगा तब कि रूस के आगे और क्या क्या चीज होता है, कैसे वो टूट जाता है। 25 या 26 दिसंबर को टूटता है, 25 दिसंबर के लगता है कि मिखाइल गोर्बाचोव देता है, इस्तीफा देता है, और उसके बाद 26 को टूट जाता है, 25 से 26 को टूटा है, ठीक। अब यहाँ देखो रूसी क्रांति के दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखिए। सबसे पहले एक ऐसा क्रांति था जो किसानों और श्रमिकों की सरकार लेकर आया, किसान मजदूर के सरकार, यानी कि सर्वहारा वर्ग की सरकार लेकर आया था दुनिया में पहला बार, ठीक। सवाल पूछते सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो कहना वो वर्ग जिसमें किसान, मजदूर या अन्य गरीब लोग आते हैं उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। वही के है, वो कहाँ के है? जर्मनी में तो उसको भगा दिया गया था, राजा भगैले था वहां पे, जर्मनी में नहीं था, जर्मनी सहायता क्या था उसको रूस आने में। देखो किताब में सब हमरे से पूछ रहा है, तब देखो कहाँ है कब। अच्छा घरे स्टडी नहीं करता है? करती है। देखो तो लेनिन के बारे में यहाँ ना बतावल है कि कहाँ था, क्या लिखल है, कहाँ था, सब हम ही बताएं।
अरे नहीं मिला है, लेनिन का फोटो के नीचे देखो 3 लाइन, तीसरा लाइन में देखो, चौथा में एकदम पहले ही, अरे ऊपर से चौथा लाइन, चौथे लाइन भी लिखल है जगह के नाम, स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। कहाँ रह रहा था? स्विट्जरलैंड में। जर्मनी तो सहायता किया था उसको स्विट्जरलैंड से कहा रूस आने में, क्यों किया था उस हम तुमको बता दिए हैं। जर्मनी के कौन युद्ध चल रहा है इस टाइम पे? हिटलर कहाँ भी है? प्रथम विश्व युद्ध के टाइम हिटलर युद्ध लड़ रहा है वहां पे जर्मनी में। अब इतना तो अभी हमको याद है नहीं वहां पे कौन था। जर्मनी मदद क्या मुख्य रूप से ये है, कौन सा वहां पे शासन चला रहा था फिलहाल हमको याद ना रहा है। वो जो है हिटलर अभी सेना के रूप में लड़ रहा था, वो तो द्वितीय विश्व युद्ध में आएगा, द्वितीय विश्व युद्ध उसके चलते होगा। अब इधर देखो वो सब बाहर की चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो तो सरबराह वर्ग जान गया, ठीक, सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। सरबराह वर्ग तो रूस में आया ही, अलग अलग क्षेत्र में भी ये आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। रूस के क्रांति के बाद विश्व के विचारधारा 2 भाग में बटा, एक बना तुमको साम्यवादी विचारधारा और एक बना तुमको पूंजीवादी। यही है शीत युद्ध के दौरान के बाद। हाँ, साम्यवादी मतलब होता है कि वहां पर जो सब कुछ जनता के मतलब सरकार के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इसमें सरकार नहीं होता है। समाजवादी में सरकार होता है, इसमें सब कुछ किसका होता है? जनता का ही रहता है, ठीक। जमीन है सरकार की। हाँ हाँ। पूंजीवादी में क्या होता है? सब कुछ तुमको एक निजी व्यक्ति के हाथ में रहेगा। हाँ, चीन साम्यवादी शासन व्यवस्था वाला है, ठीक। वहां पे देखो एक को पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी वही। आपको इलेक्शन लड़ना है तो उस पार्टी से ही आपको परमिशन लेना होगा। चुनाव सब होता है लेकिन वही लड़ता है। एक को पार्टी है, कहता है कि हम लोकतंत्र हैं, क्या उसको हम लोकतंत्र कहेंगे? लोकतंत्र होने के लिए कम से कम 2 पार्टी, कम से कम, नहीं तो लोकतंत्र की निशानी है कि उसमें कई सारी पार्टियां होती है। जैसे हमारे भारत में देखो इतना पार्टी कि तू सबके नाम नहीं याद रख सकता, वो अलग चीज है, लेकिन पार्टी है ना। ऐसे किसी भी देश में जाएगा ना, कितना बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, पार्टी तो कई सारे टक्कर दुए में रहता है। किसी भी देश में चले जाओ, भारत में जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है केंद्र लेवल पर, हमने के राजकीय में देखो बिहार में तो 2 गो आरजेडी और जदयू, इन्हीं दोनों के बीच टक्कर रहता है, बाकी तो साइड है। तो बाकी के महत्व रहता है, कुछ सीटें गठबंधन सब बनाने में अपना भूमिका निभाता है, लेकिन टक्कर मुख्य रूप से 2 में है, ठीक। हर देश में यही हाल है। और वहां पे एक को पार्टी है। अब इधर देखो, इसके पश्चात यूरोप में भी 2 भागों में पूरा यूरोप भी बट गया। पूरा विश्व के विचारधारा तो 2 को बटवे किया, एक समाजवादी विचारधारा वाला है, साम्यवादी विचारधारा वाला, और दूसरा पूंजीवादी वाला, ठीक। इसके अलावा पूरा यूरोप 2 भाग में बट गया। हम बताएं कि रूस एक ऐसा देश जो यूरोप में भी था और एशिया में भी था। इसने यूरोप को भी 2 भाग में बांट दिया, एक बन गया पूर्वी यूरोप और एक बन गया तुमको पश्चिमी यूरोप। अगर हम मैप को देखें, विश्व मैप को देखेगा तो ऊपर यहाँ पे रूस है, रूस के आधा हिस्सा इधर यूरोप में जाता है, बाकी इधर एशिया में आता है। तो इधर पश्चिमी यूरोप, इधर पूर्वी यूरोप। तो इधर वाला पूरा विचारधारा इधर के यूरोप में बट गया। एकरा बाद के जो यूरोप है ये बन गया, ये पूर्वी यूरोप, आई बन गया पश्चिमी यूरोप, ठीक। नहीं बन गया पश्चिमी यूरोप, ये हो गया पूर्वी यूरोप। देखो इसको समझो बढ़िया से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या हो रहा है। देखो ये है हमने के मान लो रूस, और रूस के इतना हिस्सा जो है वो कहाँ है? यूरोप में, और यूरोप यहां तक ये फैला हुआ है, ऐसे मान लिया। अब बताओ यहां से अगर हम बताएं तो ये वाला जो जगह है वो रूस के किस हिस्से में है, किस दिशा में है? पश्चिम में।
ठीक। लेकिन अगर हम यूरोप से बात करें तो यूरोप से किस दिशा में है? पूर्वी में। तो ये वाला हिस्सा बन गया पूर्वी यूरोप है, ये बन गया तुमको पश्चिमी यूरोप। ये पूर्वी यूरोप क्यों बन गया? क्योंकि लगभग यहाँ के हिस्सा पर तो किसका यहाँ पे शासन है? यहाँ तक तो रूस फैला हुआ है, तो रूस के अंडर ये काम कर रहा है। इसमें से टूट के बाद में 15 गो गणराज्य बनता है, इतना बड़ा एक क्षेत्र था। तो इधर बन गया अलग एक विचारधारा पूर्वी यूरोप, इधर बन गया अलग विचारधारा वाला पश्चिमी यूरोप। तो ये सारी चीजें इसमें बदलाव हुआ। ये जो साम्यवादी क्रांति हुआ था, इससे पहले इस तरह के चीज नहीं देखा गया था। ये सब इस क्रांति का ही प्रभाव था। यूरोप भी दो भाग में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी। बोलो। यूरोप में साम्यवादी नहीं है, इसी यूरोप में तुमको इंग्लैंड है, इसी यूरोप में तुमको जर्मनी है, सब इसी में है। लेकिन इसके लगभग हिस्से पर कौन है? रूस है। तो जहां तक रूस है वहां तक तो साम्यवादी होगा। तो ये एक हिस्सा इधर बट गया, और जहां पे रूस नहीं है उधर तो अलग अलग विचारधारा, मुख्य रूप से पूंजीवादी था सब, तो इधर वो बट गया। तो इस तरह से देखो तो यूरोप दो भाग में बटल है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में। सब अब नहीं है, पहले था। कह तो रहे कि 15 गो गणराज्य बना था उसमें, ठीक। अब वो 15 गणराज्य कौन कौन था वो तुमको 12th में पढ़ना है, लेकिन सबके नाम याद ना होगा। कुछ हम बता रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन है ना अभी सबसे ज्यादा चर्चा में, उसी का था। तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, फिर तुर्कमेनिस्तान, ऐसे करके कई सारे नाम है। अब 15 के नाम हमको याद नहीं है, नाम भी सबके उसी प्रकार से है। तो सब पहले रूस के हिस्सा वो करते थे, आज अलग अलग देश हैं। अब उसको मैप पर तुम देखो उन 15 गणराज्य को, और समझ जाओ, वहां पे अंडरलाइन करो मैप पर कि कहां तक रूस फैला हुआ था। पता चलेगा कि लगभग आधा यूरोप तो ये कब्जे कर लेते। एशिया में तो है ही है, अभी भी है, ठीक। सबसे बड़ा विश्व में सबसे ज्यादा एकरे भी क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा देश भी है। तो ये सब चीज समझ में आया। यहाँ पे वही जानना है कि इस रूस के क्रांति का प्रभाव ये रहा कि इसने पूरे यूरोप को भी दो भाग में बांट दिया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, और विश्व को भी दो भाग में बांट दिया। एक बन गया साम्यवादी विचारधारा के अलग दुनिया है, और पूंजीवादी विचारधारा के अलग। इसको कहते हैं दो ध्रुवीता। पूरा विश्व दो ध्रुव में बट गया था। ये पूरा 12th में एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है। शीत युद्ध के दौर, शीत युद्ध के टाइम अमेरिका के, भारत के सबके इतिहास पढ़ना है, तो वहां पे और बेहतर से इसको जानेगा कि आखिर कैसे क्या हो रहा था। आगे देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, ठीक। अब इसमें मुख्य रूप से किसके बीच होगा? अमेरिका और रूस के बीच। एक ऐसा लड़ाई जो कभी भी हथियार से नहीं लड़ा गया, बल्कि एक दूसरे की निंदा की गई। रूस के जितना भी गाना, फिल्म, लेख, अखबार, किताबें, कहानी जो भी पढ़ो, कार्टून जो पढ़ो, सब में अमेरिका की क्या की जा रही है? बुराई। और अमेरिका की सारी चीजों देखो, फिल्म देखो, गाना देखो, किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, उपन्यास पढ़ो, कार्टून देखो, सब में रूस की बुराई। एक दूसरे की सिर्फ बुराई हो रही थी। लड़ाई की स्थिति कई बार बनी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। एकदम मिसाइल तान के एकदम मिसाइल टंगाइल है, और लगा कि तृतीय विश्व युद्ध अब शुरू, अब हो ही ले। शांति शांति। अब के द्वितीय विश्व युद्ध लड़े हैं, कितना लड़ेगा? सब समझदार में है, सब लड़ाइया लगा में तो ये सब के हाथ रहता है। जब खुदे पे आता कि ना मैया नुकसान हो, लड़ा नहीं। हाँ, एक बीच में छोटकन देश कुटैलन है। जैसे मान लो हमने के मम्मी है, चाची है, तो वो के अमेरिका को रूस मान ले, दोनों लड़ रहे हैं, ठीक। अब तू बोल खाली में, तो तू अगले छोटका देश, वो दोनों तो झोंका झोंकी न करतन सा, लेकिन तो पक्का है कुटैया। जाकर बोल दो मम्मी के क्या लड़ रहे के लिए, चाची ठीक तो बोलते हैं, चाची के पटने ले साम्यवादी दल में चल गया। चाहे चाची के बोल रहे मम्मी तो ठीक हो जाए, पूंजीवादी दल में नहीं। तो शीत युद्ध का अगर समझना है तो हमनी के मम्मी चाची जो भी लड़ती है, गांव की जो महिलाएं लड़ती है, वो शीत युद्ध ही होता है। एक दूसरे की सिर्फ बुराई, लड़ाई कभी नहीं, युद्ध कभी नहीं, ठीक। तो उस तरह की लड़ाई हुई, तो यही था तुमको शीत युद्ध, ठीक।
और ये शीत युद्ध बुआ चला तुमको 4 दशक तक, एकदम 1990-91 तक चला है। तो देख लो तो 40-50 साल के आसपास चला जाता है। 50 में होता है 45 से, तब 5 और ने ले लो, लगभग 45 से 46 वर्ष ये लड़ाई चलता है। और इस लड़ाई में खाली क्या हो रहा था, शस्त्रों की होड़, सबको अपन हथियार खाली दिखा रहा था, चला कोई नहीं रहा था। चलाता था तो तिरते भी सिद्ध हो जाता, सब अपना कौड़ियां तो देख हमारा भी कौन कौन हथियार हो, एक दूसरे पर दबाव डाल रहा है, सामने वाला डरा है अगर मैया का भी हथियार है मारा तो भी आ जाए। ठीक, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया जो लेकर आया गया था, नई आर्थिक नीति। आगे चल करके इस नीति को पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया था, भले लेकर आया था समाजवादी देश के लोग, तो एक दूसरे में तो बिगाड़ है, बनता नहीं है, फिर भी इस मॉडल को उन लोगों ने भी अपनाया था क्योंकि बढ़िया चीज था उसमें, तो बढ़िया चीज को अपना लिया। आगे देखो, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया। इस टाइम पे हम लोग गुलाम भी थे, एशिया के कई सारे देश, अफ्रीका के, तो उन लोगों को आजाद होने का एक प्रेरणा मिला कि लोग अपना देश में अपना राजा को हटा के इस तरह से शक्तिशाली बन सकता है, तो हमने के देश में अंग्रेज है, क्यों नहीं हम उसको भगा सकते हैं। तो यहाँ से प्रेरणा लिया और प्रेरणा लेकर के वहां पे आजाद होने का प्रयास किया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया था। एक तरह से रूस भी इस बात के समर्थन में था, ताकि ब्रिटेन ही सब था तो पूंजीवादी तो था, तो उसको हटाने के लिए तो वो सब था। तुमको कुछ रूसी क्रांति के प्रभाव, ठीक, उसको और छोटा छोटा बना के तुमको लिखना है। 5 गो पॉइंट था, लगभग 5 या 6 होगा या 7-8 जो भी, कई गो 5 गो है ना, कई 5 को छोटा छोटा करके लिखना है। दीर्घ में आ जाएगा तो 5 को पूछेगा, लघु में आएगा तो 2 गो न 3 गो पूछेगा कि 2 प्रभाव बताइए, कोई 2 गो लिख देना है। दीर्घ में पूछा तो 4 गो 5 को लिख दो, हो गया। ठीक, अब इधर देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहां से सवाल बनता है। सवाल इस बार अब तक तो न बनाया था, लेकिन इस बार यहां से बनाया था ना। कैसे देखो, बॉक्सवा देखो, किताब नहीं, पहले का बॉक्स में क्या लिखल है। हम ये सवाल लेकर के बताए थे, वीडियो में भी है, हम इस पे बनाए थे मिखाइल गोर्बाचोव पर, और सवाल सेकेंड सीटिंग में यहाँ से सवाल भी इसी से बना। मिखाइल गोर्बाचोव, देखो मिखाइल गोर्बाचोव का बस थोड़ा सा तुमको यहाँ पढ़ना है, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव का शीत युद्ध में और सोवियत संघ के टूटने में बहुत बड़ा भूमिका है। जो सोवियत संघ जब टूटा था ना, तब वहां पे सरकार में यही थे। हाँ देखो, 1985 में सरकार में है ना, 5 साल का कार्यकाल है, तब 5 साल तक रहिएगा ना। 90 आ गया और 90-91 में तो टूटा है। जब टूटा था तब यही राष्ट्रपति थे रूस के, मिखाइल गोर्बाचोव। सवाल शायद यही आया था कि मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति कब बने थे रूस के, 1985 में। ठीक, हाँ रूस के। स्टालिन तो खत्म, स्टालिन कब मरा अभी ना बताए। 1954 में स्टालिन खत्म। स्टालिन के बाद फिर 53 है, वही 1954 में जरूर कोई होगा, कोई याद नहीं। 1953 में मरा ना। ठीक, यहाँ 1985 है, दोनों में कोई संबंध है? ये बाद में आया है, स्टालिन के खत्म होने के कई वर्ष बाद आया। ठीक, तो जब ये सरकार में आया मिखाइल गोर्बाचोव, तो इसने 2 चीज लाया था, एक था पेरेस्ट्रोइका और एक था ग्लासनोस्ट। बात याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। मान लो वहां पूछ देगा पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट कौन लाया था, तब गिलास याद रहू ना। हाँ, तो गिलास, ठीक, गिलास तो यहाँ लिखा हुआ है, गिलास याद रखो। एने से कुछ भी अपना प्रे याद रखो, त्रेका याद रखो। हमको तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो हल्का हिंट ना चाहिए, लिखने के लिए हमको पूरा याद होना चाहिए। ठीक, आइए मान लो पूछ दिया कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे, बताइए। तो मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में तो कितना पढ़ ले, इतने। अभी 2 नंबर के पूछ सकता है, तो हम वहां पे याद रखना पड़ेगा कि मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में
रूस के राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने प्रेस्तारिका ब्रैकेट में डाल दो पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट यानी खुलापन की अवधारणा पेश किए थे या अवधारणा लेकर के आए थे। इतने बात लिखना है, 2 नंबर हो गया। कल टेस्ट में था ना तुम लोग के, एक था कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, कुछ लिखना है जन्म से लेके एकदम हल्का तो है कार्ल मार्क्स के एकदम, एक पीडीएफ वाला में था तो मैं बता दिए तो उस शॉर्ट में वही याद रखो, उसको बना के लिखना है। पीडीएफ में जो था यहाँ पढ़ा रहे थे तो लिखा था ना जन्म मृत्यु माता पिता, अब उसी को लिख दो कि कार्ल मार्क्स का जन्म इतना में इस शहर में हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, इनके माता का नाम ये था, तुमको पता है ना, लिखो ना तो छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक, तो ऐसे करके उसको लिखना था। दूसरा डाले थे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में लिखे, तो बस लिखना था कि 1898 में इस पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद 1903 में पार्टी टूट गया, जिसमें एक बना बहुमत दल वाला बोल्शेविक दल जो सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व कर रहा था, दूसरा बना अल्पमत वाला मुंशेविक दल जो कि बर्जुआ वर्ग का नेतृत्व करता था। खत्म, इतने लिख दो, हो गया 2 नंबर के काम। और कुछ ही करना रहता है, आपका कॉपी भर है पूरा की जे बुझाई थे आम इमली महुआ डाल दो। 2 नंबर के क्वेश्चन है, तब बस पॉइंट से संबंधित बात 4 लाइन 5 लाइन गया, हो गया। 4 नंबर के क्वेश्चन है तो उसी को दोगुना करके लिख दो, 10 लाइन 12 लाइन 15 लाइन तक गए, हो गया काम। ठीक, हो सकता है कुछ नोट्स में हम बड़ा बड़ा दिए हो, हम बड़ा बड़ा जानबूझ के इसलिए दिए हैं कि याद करेगा, जो रट्टा मारे वाला है सब कुछ नहीं याद होगा, तो कुछ कुछ बात याद रहेगा उनमें से, तो उसको जोड़ जोड़ के 10 लाइन तक लेके चल जाए। और 10 लाइन देंगे तो काम से 5 लाइन नहीं याद रहेगा, तो लिखेगा कैसे? तो हम ही दे दिए 15-20 लाइन, 15-20 लाइन हम दिए हैं, तो तुम उसको पढ़ा है तब 15-20 लाइन में से काटित काटित तू 10-12 लाइन 15 लाइन पर तो पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो बड़ा बड़ा भी है, कुछ शॉर्ट में भी है। अब यहाँ पे देखो, सोवियत संघ के विघटन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक, शीत युद्ध के पूछ देगा कि शीत युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ लिखा रहेगा ना, तो अमेरिका और रूस लिखा रहेगा। रूस बनेगा कब? जब ये टूटेगा तब, जब सोवियत संघ टूटेगा तब रूस नाम के देश का जन्म होगा। अभी ये सोवियत संघ के नाम से चल रहा है। संयुक्त राज्य संघ न होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। तो वही चीज बात यहाँ देवल है, अमेरिका है ना तुमको, ठीक, इधर में तुमको कहने क्या रूस हो, यहाँ सोवियत रूस लिखा हुआ ना है, तो सोवियत रूस याद रखना। अब यहाँ पे फायदा क्या हो जाएगा तुमको, सोवियत रूस याद रखे से रूस दे दिया तो वही याद है, सोवियत संघ दे दिया तो वही याद है कि सोवियत तो रूसे के कहल जाए। ठीक, हाँ 1991 में ये रूस बनेगा। इंटर में तो ये सब सवाल आता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना, यानी कि सोवियत संघ के जगह पे कौन सा नाम रखा गया, तो काची नाम आया था, रूस। तो रूस है, तो रूस जा। चलिए, तो ये सारी चीजें थी ना, ये सारी चीजें थी, पढ़ लिए पूरा। हाँ हाँ दोनों ये ले तो ये टक्कर में था। रूस भी अपना परमाणु बम रख ले था। अरे वो जगह है, देखो हम बुला रहे हैं फिर। अरे कई एक बार ऐसा हुआ है ना कि एकदम मिसाइल तान दिया, लगा था अब बटन टिपाया लेकिन शांत हो गया। कई अक्सर ऐसा चीज हुआ है। शीत युद्ध के पढ़ेगा ना तो 40 साल के 45 साल के ऊपर इतिहास है, एक लंबा टॉपिक है, उसको समझना। कई सारा ऐसा चीजें जो पार करेगा माथा पर से, क्या कि देश के नाम, कुछ व्यक्ति के नाम, राष्ट्रपति उधर के जो बनता था प्रधानमंत्री, उसके नाम सब टेढ़ा टेढ़ा आता है। कई सारे शब्द जो है वो टेढ़ा टेढ़ा आता है, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब बार बार पढ़ेगा दिमाग में बैठ जाता है तो फिर वो कहानी समझ में आने लगता है। समझ गया? तो अगर पूछा जाए शीत युद्ध क्या था,
तो लिखना कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका के बीच एक, या ऐसे लिख दो कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूंजीवादी देश के नेतृत्व करने वाला अमेरिका और साम्यवादी देशों का नेतृत्व करने वाले रूस के बीच एक वैचारिक युद्ध हुआ था जो 1991 तक चला था। इसी युद्ध को हम लोग शीत युद्ध या कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। अर्थात अंग्रेजी में शीत युद्ध के कोल्ड वार कहा जाए। हम लिखे यहाँ तो हम इहो ना लिखे हैं कि 1991, यहाँ तो जो किताब वाला है वो लिखे हैं, लेकिन जो नोट्स देंगे ना उसमें ये लिखा हुआ है। उसके अलावे किसने पहले इसको शीत युद्ध नाम दिया था सब लिखा हुआ है। क्या आप टेंशन ले रहे हैं, आपको नोट्स मिलेगा। ठीक, तो आज के क्लास में आपको इतना ही था। ये चैप्टर हुआ खत्म। कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए कि 5 तारीख से 12 तारीख तक बीच में 6 तारीख से 12 तारीख तक लगातार आप लोगों का तिमाही टेस्ट चलने वाला है। ऐसे ये करना था 14-15 को, लेकिन बीच में टूर पे भी जाना है, फिर लगन शुरू हो जाएगा तो सर को भी कहीं जाना है। अरे मॉर्निंग के छोड़ो, टेस्ट हमको ना लेना है, वो मॉर्निंग कर ले तो हम इवनिंग कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस चीज पे आप लोग ध्यान में लगिएगा। लास्ट क्लास खत्म होएगा तो उसके बाद सब लोगों को रूटीन बता दिएगा कि आपका एग्जाम किस दिन कौन कौन सा है बोर्ड पर, वो अपना उतार लीजिएगा। पहला दिन आप लोगों का इंग्लिश है, 6 6 से 12। उसके बाद 13 के हिंदी का 13 के बाबू लोग टूर पर, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। 13 को वो अभी डिसाइड ना होगा।